नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन के पार्ट 18 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। 6:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों ये भी एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ ही प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें जो समय दिया है उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है कि वो क्या होगा। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे हमको दिए गए समय का, तो यहाँ पर इसकी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि दिए गए समय को 11:60 में से घटा दो। ये यहाँ पर ये ट्रिक होती है। तो हमें जो यहाँ पर समय दिया है हम उसको 11:60 में से घटा देंगे। तो 6:30 हमें समय दिया है। तो 60 में से 30 गए तो 30 और 11 में से 6 गए तो 5। तो यहाँ पर जो समय बनेगा दर्पण प्रतिबिंब में वो 5:30 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये चाहे तो आप आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित लुप्त पदों को याद कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी जगह पर हमें संख्या को फाइंड करनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पहले और दूसरे वाले में संख्या यहाँ पर कैसे आई, क्या लॉजिक लगा। यदि इनका लॉजिक हमें पता चल जाएगा तो वही लॉजिक हम तीसरे वाले में अप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 है या 4 है या 9 है और यहाँ पर 20 है। तो हमसे यहाँ वाली संख्या पूछी है। तो यहाँ पर 20 कैसे आया, यहाँ पर 24 कैसे आया, पहले तो हम ये देखेंगे। तो दोस्तों 5 और 4 को यदि जोड़ते हैं तो 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आता है। और ऐसे ही 4 और 5 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आता है। तो यहाँ पर भी हमें 20 दिया और यहाँ पर भी हमें 9 दिया। मतलब ये वाला लॉजिक ही हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसी अगले वाले में भी हम देखेंगे 3 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 11 आता है और 3 और 8 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगा है ऊपर वाले नंबर को एक बार प्लस करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही हम इसमें भी लॉजिक लगा देंगे। तो एक बार इसको प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 होता है और 9 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा 36 आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमको छोटे घन की भुजा दी हुई है और हमसे बड़े घन की भुजा पूछी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ घन कितने हैं। तो नंबर ऑफ घन निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर 125 किसका क्यूब होता है। तो 125 जो क्यूब होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो n है वो 5 निकल करके आ गया है। अब ये बड़ा घन है, छोटा घन हमें दिया हुआ है। तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बड़े घन की भुजा निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो बड़े घन की भुजा होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने पहले नंबर ऑफ घन निकाले। नंबर ऑफ घन निकालना हमने कैसे निकाला कि 125 किसका क्यूब होता है। तो 125 जो क्यूब होता है वो 5 का क्यूब होता है। फिर बड़े घन की भुजा इंटू छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा हमें दी हुई है, बड़े घन की भुजा हमने निकाल ली। दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे जब भी आपसे जो है हर चीज़ आसानी से समझ में भी आएगी और बनते भी चलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 5 पे आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्नांकित स्थान पर आने वाली आकृति बताइए। तो यहाँ पर हमें जो है अगली आकृति कौन सी आएगी ये हमें 4 ऑप्शन में से फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें ABCD ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें देखना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। तो यहाँ पर पहला ब्लैक जो बॉक्स बन रहा है तो ये ऊपर बन रहा है, फिर नीचे बन रहा है। ऐसे ही अगला इसमें बॉक्स जो है इधर बन रहा है और नीचे बन रहा है। तो जो अगला बॉक्स आएगा वो ऊपर बनेगा और इसी साइड में बनेगा। तो कहीं आपको ऐसा बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे बॉक्स बन रहा है।
बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर बॉक्स बनेगा। सी वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, एज इट इज़ बॉक्स नहीं बनेगा। डी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमें ऊपर जो है ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है, तो वापिस से नहीं आएगा। तो जो अगली आकृति आएगी वो ऑप्शन बी वाली आएगी, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो सबसे पहले तो हम एक घड़ी बना लेंगे और हमें यहाँ पर जो समय दिया है वो 1:30 दिया है। तो 1, 2, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले घड़ी बनाया करो। आप घड़ी बना लेंगे ना, और जब आप घड़ी से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो समय दिया है वो दिया है 1:30। तो 1:30 और तो जब डेढ़ समय जब घड़ी बजाती तो कुछ इस प्रकार से ही जो इसका कांटा दिखाई देता है। तो अब हमसे बोला है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो ये रही मिनट की सुई और ये दक्षिण दिशा में, तो जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में होगी? तो हमारी जो डायरेक्शन होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। जब हम इनकी सब डायरेक्शन बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनती है। तो ये हमारा उत्तर पूर्व होता है। तो अभी जो हमारी घड़ी की जो दिशा है, जो 1 बजा रही है, जो घंटे वाली सुई है, तो वो कुछ इस प्रकार है, इधर है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो उत्तर पूर्व वाली बनेगी। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ही समझ में आया होगा। और अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्लॉक से ऐसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। राजू ने निश्चय किया कि वह नौकरी पाने के 3 वर्ष बाद शादी करेगा। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करते समय वह 17 वर्ष का था। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी की एवं पीजी का कोर्स 2 वर्ष में पूरा किया। पीजी का कोर्स पूरा करने के ठीक 1 वर्ष बाद उसे नौकरी मिली। वह किस आयु में शादी करेगा? तो जब उसने 12वीं उत्तीर्ण करी, यहाँ पर बोला है कि जब उसने 12वीं उत्तीर्ण करी थी तो वो 17 वर्ष का था। तो वो कितने वर्ष का था जब उसने 12वीं उत्तीर्ण करी? तो वो 17 वर्ष का था। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है आगे स्नातक की पढ़ाई 3 वर्ष की पूरी की। तो उन्हें 3 वर्ष जो है स्नातक की पढ़ाई करी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, उन्हें 3 वर्ष तक स्नातक की क्या है, पढ़ाई करी। फिर आगे बोला है कि 2 वर्ष उन्हें पीजी का कोर्स पूरा किया। तो 2 वर्ष उसने पीजी का कोर्स किया। फिर पीजी के कोर्स पूरा करने के ठीक 1 वर्ष बाद उसे नौकरी मिली। तो 1 वर्ष बाद जो है उसे नौकरी मिल गई। ठीक। तो वो किस आयु में शादी करेगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इनको प्लस करेंगे। तो 17 और 3 होता है 20, 20 और 2 होता है 22, 22 और 1 होता है 23। तो अभी जो उसकी उम्र है वो 23 वर्ष है। राइट। अभी जो उसकी उम्र है वो 23 वर्ष है। लेकिन हमसे ये बोला है कि शुरू वाली लाइन में कि नौकरी पाने के 3 वर्ष बाद शादी करेगा। तो उसको नौकरी मिल गई है, अब वो इसके 3 वर्ष बाद शादी करेगा। मतलब वो किस उम्र में शादी करेगा? वो तो 23 और 3 मतलब 26 वर्ष की उम्र में वो जो है शादी करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहले वो जब 12वीं उत्तीर्ण कर रहा था तो 17 वर्ष का था। 3 वर्ष उसने स्नातक की पढ़ाई में करे। फिर 2 वर्ष जो है उनने पीजी का कोर्स पूरा किया। पीजी के कोर्स को पूरा करने के 1 वर्ष बाद जो है उसको नौकरी मिली। तो अभी वो जो है 23 वर्ष का है, लेकिन शुरू में हमसे बोला नौकरी पाने के 3 वर्ष बाद शादी करेगा। तो नौकरी तो मिल गई है, अभी वो 23 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद शादी करेगा मतलब 26 वर्ष की उम्र में जो है वो शादी करेगा। तो ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न था, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न कराया जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने। ए, पी, आर, एक्स, एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। उनमें से एस तथा जेड बीच में हैं और ए तथा पी सिरों पर हैं।
तो आर ए के बाईं ओर है बैठा है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जो है ऐसे प्रश्नों को दो डायग्राम पहले बनाएंगे। दो डायग्राम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ए किधर बैठा है और पी किधर बैठा है। तो 6 लोग हैं तो हम 6 लोगों की जो है यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे, और अभी हमें कंफर्म नहीं है तो हम दो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हमसे बोला है कि पी और जो आर है ए और आर जो है सिरों पर बैठे हैं। अब हमें नहीं पता कि किधर बैठे हैं। मान लो यहाँ पर जो है पी बैठा है और यहाँ पर ए बैठा है, ऐसे यहाँ पर ए बैठा है या यहाँ पर पी बैठा है। तो अभी हमें दोनों की पोजीशन कंफर्म नहीं है। आगे जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा। अब आगे हमसे बोला है कि आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो यदि मैं इधर वाले ये वाले डायग्राम से आर को बिठाती हूँ तो बाईं ओर बैठा है कौन, आर। तो यहाँ तो दोस्तों ए का दाईं ओर है, बाईं ओर वाली पोजीशन ही नहीं है, मतलब ये वाला जो डायग्राम है हमारा नहीं बनेगा। तो जो पहला वाला डायग्राम है यही हमारा सही बनेगा। ए के दाईं ओर बैठेगा आर, तो आर ए का दाईं इधर होगा और आर यहाँ पर बैठेगा। फिर आगे बोला है कि एस और जेड जो है बीच में बैठे हैं, तो यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर जेड होगा। आगे बोला है कि पी के दाईं ओर कौन बैठेगा। तो अभी तक कितने लोग आ गए हैं, ए भी आ गया, पी भी आ गया, आर भी आ गया, एस और जेड भी आ गए। अब कौन नहीं आया है, एक्स नहीं आया, तो एक्स को हम यहाँ पर बिठा देंगे। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है कि पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर एक्स बैठा है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस बिठाने का ही ख्याल रहता है ऐसे प्रश्नों में। तो अभी हमें शुरू में ए और पी का स्थान पता नहीं था तो हमने इसलिए दो डायग्राम बनाए, लेकिन जैसे ही जब हमने आगे क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें जो है पहला वाला डायग्राम ही हमारा जो है सही बना, क्योंकि दूसरे वाले डायग्राम में ए का दाया दिया है, ए का बाया नहीं दिया, और इसमें जो है पहले वाले डायग्राम से हमारे जो है सारे लोग अच्छे से बैठ गए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों के क्रम भी न बदले और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग हो। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार ही प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पर हमें जो है बिहाइंड शब्द दिया है और इन्होंने बोला है कि ऐसे शब्द कितने बनेंगे जो स्वतंत्र हों तो और बिना क्रम बदले। तो क्रम भी नहीं बदलना है और इनका जो है शब्द भी बनाना है। तो इनसे कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो एक तो बनेगा बी और एक बनेगा हिंद। तो हमारे जो है यहाँ पर दो शब्द बन गए हैं जिनका अक्षर जो है क्रम भी नहीं बदला हमने और प्रत्येक अक्षर का एक ही बार यूज़ हुआ है। तो और स्वतंत्र बनाए गए शब्द हैं, तो हमारे ऐसे दो ही शब्द यहाँ पर बनेंगे या दो ही अक्षर यहाँ पर जो है बनेंगे। तो यहाँ पर बी का मतलब होता है होना और हिंद। तो यहाँ पर कितने शब्द बने, दो शब्द बने। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में जमाएं। तो हमें यहाँ पर जो ये शब्द दिए इनको ऐसे अरेंज करना है जो एक सार्थक अर्थ दें और अर्थ व्यवस्थित रूप से इनको जमाना। तो अभी जो ये शब्द दिए हैं ये अभी अव्यवस्थित रूप से जमे, हमें इन्हें व्यवस्थित रूप से जमाना है और ऐसे जमाना है जिनका कोई अर्थ हो। तो हमें दिया है तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो जड़ होती है, जड़ के बाद में तना बनता है, तना बनने के बाद में क्या होता है, शाखा बनती है, शाखा बनने के बाद में क्या होता है, फिर पत्ती आती है, पत्ती आने के बाद में फूल आता है और फूल आने के बाद में जो है फल आता है। तो कहीं आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है क्या, तो 2, 1, 5, 6, 4, 3, तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक आप ही की तरह सुंदर सा प्यारा सा दिखने वाला कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और यदि दोस्तों आप लोगों को कुछ इस वीडियो से रिलेटेड
कोई आपकी क्योरीज रहती है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।